तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश शानियत पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका टाइटल है दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस। दोस्तों, ये इनकी एक पोइटिक कलेक्शन जो कि बहुत फेमस हुई जिसका टाइटल था गीतांजलि, उसकी पहली पोएम है। तो इसको हम गीतांजलि सॉन्ग 1 या पोएम 1 भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम अपनी इस पोएम का कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। उसके साथ साथ हमारे ऑथर जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम जानेंगे। और जो इनकी पोएटिक कलेक्शन है गीतांजलि, जिससे कि ये पोएम लिया गया है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप किसी भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल या फिर इस चैनल पे जितने भी प्लेलिस्ट हैं उसमें जितने भी वीडियोज़ हैं वो सभी आपके लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो सारी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर चेक करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको हम रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं, इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो कि उस समय ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था और आज के समय में वो हिस्सा कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इनका देहांत 7 अगस्त 1941 को, जब ये 80 ईयर्स के हो गए थे, कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनका पेन नेम भानु सिम्हा था। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसको इन्होंने त्याग दिया था 1919 में, जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग मसाकर हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिश ट्रूप थी, ब्रिटिश की जो सैनिकों की एक टुकड़ी थी, उन्होंने कुल 400 भारतीयों को मार डाला था। उस समय इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये ऑक्यूपेशन से पोएट, नॉवेलिस्ट, राइटर, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट, स्टोरी राइटर, प्ले राइट, कंपोजर, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, लिंग्विस्ट, ग्रामेरियन और एक पेंटर रहे हैं। ये बंगाली में अपने पोएम्स को लिखते थे। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जैसे गीतांजलि, भारतो भाग्यो विधाता, गोरा, जन गण मन, रविंद्र संगीत और अमार सोनार बांग्ला। इनके जो अगर हम नोटेबल अवार्ड की बात करें तो नोबेल प्राइज़ मिला था इनको लिटरेचर में 1913 में, इनकी पोएटिक कलेक्शन गीतांजलि के लिए। तो चलिए अब हम गीतांजलि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जो इनका कलेक्शन था, पोएटिक कलेक्शन जो था, जिसका नाम है गीतांजलि, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसका पहला पोएम, उसके बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हमको जाननी चाहिए। वो ये हैं कि इसको ओरिजिनली बंगाली में ही पब्लिश कराया गया था, जिसमें कुल 157 पोएम्स थे और उसमें से कुछ पोएम्स को सॉन्ग्स या फिर रविंद्र संगीत भी कहा जाता है। ये जो पोएम है ओरिजिनली बंगाली में पब्लिश हुई थी और उसकी डेट थी 4 अगस्त 1910, यानी 4 अगस्त 1910 में बंगाली कलेक्शन पब्लिश कराई गई थी। और इसी का ट्रांसलेटेड वर्जन, जिसको नाम दिया गया गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स, इसको पब्लिश कराया गया था नवंबर 1912 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था, जिसमें गीतांजलि के कुल 53 पोएम्स रखे गए थे और उसके साथ साथ 50 अदर पोएम्स भी रखे गए थे इनके अदर पोएटिक कलेक्शन से, जैसे अचारायातना, गीतमालया, नैवेद्या, खेया और ऐसे बहुत सारे पोएटिक कलेक्शन से लिए गए थे। तो कुल मिलाकर के जो गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स था उसमें कुल 103 प्रोज पोएम्स थे, जो कि टैगोर के बंगाली पोएम के इंग्लिश ट्रांसलेशंस थे। इन पोएम्स की जो मेन थीम्स होती थी, या बेसिकली ये बेस होते थे इंडियन लिरिक्स ऑफ डिवोशन पे, है ना, और इनकी कॉमन थीम होती थी लव। उसी के साथ साथ कुछ पोएम्स ऐसे थे जो किसी भी इंसान के अंदर मटेरियलिस्टिक पोजीशंस और स्पिरिचुअल लॉन्गिंग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की बातें करते थे। इसी पोएटिक कलेक्शन के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया 1913 में। और बेसिकली दिया गया था इनको जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था, जिसको हम सॉन्ग ऑफरिंग्स कहते हैं, ठीक है, उसके लिए। और उसके बाद ये ऐसे पहले नॉन यूरोपियन थे, पहले एशियन थे और सिर्फ एकमात्र भारतीय थे
जिनको 1913 तक कोई भी नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये तो हो गई गीतांजलि की बात। अब चलिए हम अपनी पोएम फर्स्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, पोएम की शुरुआत होती है और यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं, दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, सच इज़ दाई प्लीजर। यहाँ पर दाउ यानी तुम और दाई मीन्स तुम्हारा। यहाँ पर तुम किसको कहा जा रहा है? यहाँ पर गॉड को कहा जा रहा है। यहाँ पर लिखते हैं कि आपने हमें एंडलेस बनाया है। हमें यानी मानव को, मनुष्यों को एंडलेस बनाया है। एंडलेस मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। जैसे हमारी आत्मा अमर है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। इस तरह से आपने हमें अमर बनाया है। सच इज़ दाई प्लेजर, और ये आपकी प्रसन्नता से बना है, यानी कि आपने अपनी प्रसन्नता से ही हमें अमर बनाया है। दिस फ्रेल विसल, फ्रेल मतलब कमज़ोर, विसल यानी बर्तन। यहाँ पर कमज़ोर बर्तन हमारे फिजिकल बॉडी को दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो जो बॉडी है हमारी, दाउ एम्पटीज अगेन एंड अगेन, आप बार बार खाली करते हैं, एंड फिलेस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ, और आप इसको फिर से एक नए जीवन से भर देते हैं। तो हमारा जो शरीर है ये एक खाली बर्तन की तरह है, कमज़ोर बर्तन की तरह है, जिसको आप बार बार खाली कर देते हैं और फिर से इसमें एक नया लाइफ यानी भर देते हैं। आगे लिखते हैं, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ अ रीड thou hast carried over hills and dales, and hast breathed through it melodious eternally new। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो अपने आप को एक फ्लूट से कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप को एक फ्लूट बता रहे हैं, बांसुरी बता रहे हैं। तो वो बताते हैं कि दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड, ये जो बांस से बनी हुई छोटी बांसुरी है, यानी जो मेरा शरीर है, जो बांसुरी रूपी शरीर है, हैस्ट कैरीड ओवर हिल्स एंड डेल्स, दाउ हैस्ट कैरीड, यानी कि आप कहाँ पर ले जाते हैं? हिल्स, पहाड़ों पे ले जाते हैं, डेल्स, घाटियों में ले जाते हैं, एंड हैस्ट ब्रीथ थ्रू इट मेलोडियस इटर्नली न्यू, और आप इसमें प्राण वायु फूकते हैं। यानी आप जब बांसुरी बजाते हैं तो आप क्या करते हैं? उसमें हवा फूकते हैं। अब जब हवा का क्या यहाँ पर मतलब है कि बांसुरी रूपी जो हमारा शरीर है, इसमें आप प्राण रूपी हवा फूकते हैं, और इससे क्या होता है? मेलोडियस इटर्नली न्यू, इससे जो म्यूज़िक निकलती है वो बहुत ज़्यादा कानों को आनंद देने वाली होती है और एकदम से नई होती है। बहुत ही आनंददायक इससे धुन निकलता है। आगे लिखते हैं, एट द इमॉर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स माई लिटिल हार्ट लूजेज इट्स लिमिट्स in joy and gives birth to utterance ineffable। At the immortal touch of thy hands, आपके हाथों का जो इमॉर्टल टच है, अमरत्व से भरा हुआ जो स्पर्श है, माई लिटिल हार्ट लूजेज इट लिमिट्स इन जॉय, जब आप स्पर्श करते हैं अपने हाथों से, जब इंसान बांसुरी बजाता है, तो भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो क्या करते हैं? उंगलियों से बांसुरी के जो होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसको टच करते हैं। तो वही यहाँ पर कहते हैं, आप जब प्राणवायु फूंकते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, बहुत ही मधुर आवाज़ आती है, और जब अपने हाथों से टच करते हैं तो जो मेरा बांसुरी रूपी शरीर है, उसमें जो छोटा सा दिल है, लिटिल हार्ट, छोटा सा दिल, लूजेज इट्स लिमिट्स इन जॉय, यानी कि प्रसन्नता से अपने सीमाओं को खो देता है। सीमाओं को खोना यानी असीमित प्रसन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड गिव्स बर्थ, और जन्म देता है। किसको जन्म देता है? टू अटरेंस, किसी कथन को, किन्हीं पंक्तियों को, इनएफेबल, जिसकी हम कोई भी व्याख्या नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरत पंक्तियों को हम लिखते हैं, एक कवि ऐसे खूबसूरत पंक्तियों को लिखता है जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। कब लिखता है? जब आप अपने खूबसूरत हाथों से उस कवि को छूते हैं। आगे लिखते हैं, दाई इनफाइनाइट गिफ्ट्स कम टू मी ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन। मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, लेकिन आप फिर भी हमें अनंत उपहार देते रहते हैं, यानी कि आप हमेशा अपने आशीर्वाद हमको देते रहते हैं।
मेरे हाथ भले ही बहुत छोटे हैं, लेकिन आप हमेशा हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। एजेस पास, जो कई सारे एजेस, कई वर्ष बीत जाते हैं, बीतते हैं। एंड स्टिल दाउ पोरेस्ट, और फिर भी आप पोर करते रहते हैं, आप उड़ेलते रहते हैं। यहाँ पर उड़ेलते रहने का मतलब है कोई वस्तु नहीं उड़ेलते हैं, अपने आशीर्वाद उड़ेलते हैं। आपकी इस जो फ्रेल वेसल है, यानी कि अभी जो बॉडी है, उसमें न्यू फ्रेश लाइफ उड़ेलते रहते हैं। एंड स्टिल देयर इज़ रूम टू फिल, और इतने एजेस होने के बाद भी, इतना उड़ेलने के बाद भी अभी हमारे अंदर ऐसी जगह हैं, ऐसी जगहों का भरना बाकी है जो अभी तक नहीं भरे हैं। यानी कि हम अभी तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। संतुष्ट हो पाने का क्या मतलब है? हमारी बॉडी है वो ऐसे ही कई एजेस से ख़त्म होती जाती है, फिर हमारा जो आत्मा है वो नए बॉडी में प्रवेश करता है, वो ख़त्म होती है, ऐसे ऐसे साइकिल चलता रहता है। पुनर्जन्म की बातें यहाँ पर चलती रहती हैं। तो उसी तरह से अभी तक एजेस बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि ये चीज़ ना हो, ये अभी भी होती रहती है। और यहाँ पर हमारा पोएम ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।